नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। रीवा से भोपाल के लिए रेवांचल जैसी एक और ट्रेन चलाए जाने की विधानसभा अध्यक्ष ने रखी बात। पूर्व सैनिकों के लिए संभाग स्तरीय CSD कैंटीन का हुआ उद्घाटन। खत्म होगी इलाहाबाद जबलपुर की दौड़। ट्रैफिक तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, शहर के 2 चौराहों में लागू होगी स्वचालित नंबर प्लेट पहचान व्यवस्था। खबरें अब विस्तार से। टैक्स कॉन्फ्रेंस में बोले विधानसभा अध्यक्ष, 1 रुपए में 50 पैसे जीवन के लिए, 30 पैसे जिंदगी के लिए और 20 पैसे जिंदगानी के लिए। कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा की गई। आपको बता दें कि राजकपूर ऑडिटोरियम में शुरू किए गए 2 दिवसीय विंध्या टैक्स कॉन्फ्रेंस में देश भर से विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख रूप से टैक्स एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट सहित कई जानकार शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से AIFTP के अध्यक्ष M श्रीनिवास राव, उपाध्यक्ष DK गांधी, महासचिव SS सत्यनारायण, GST से पंकज धिया, आयकर से CA राजेश मेहता सहित कई विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। टैक्स कॉन्फ्रेंस में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि हमारे प्राचीन काल सिद्धांत है कि 1 रुपए को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, जिसमें 50 पैसे अपने जीवन को चलाने के लिए, 30 पैसे जिंदगी के लिए और जिंदगी की सुविधाओं को पूरा करने के लिए और 20 पैसे आपातकालीन स्थितियों के लिए। इसी तरह से टैक्स भी हमारे देश को चलाने का एक आधार है। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की एक झलकी। लोगों के कल्याण के काम, पूरे विकास के काम उसी से होते हैं। जो टैक्स आता है उसी से हम विकास करते हैं। स्वाभाविक और टैक्स की जो अवधारणा है वो डरावनी है। लोग टैक्स सुन करके, खासतौर पर इनकम टैक्स सुन करके बड़ी घबराहट होती है। हमारा काम इनकम टैक्स का रिटर्न भरना या उसको विशेषज्ञता के साथ उसको क्लियरेंस कराना, ये ड्यूटी हमारी है। उसके साथ साथ जागरूकता भी इस बात की होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को टैक्स दे सकता तो टैक्स देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे प्रदेश का, पूरे समाज का, लोगों का कल्याण जुड़ा हुआ है। वैसे भी टैक्स की अब तो कानूनी अवधारणा आ गई, कानून के हिसाब से बन गया, GST बन गया, सेल टैक्स बन गया, इनकम टैक्स बन गए। पहले भी टैक्स लगता था, उसका कानूनी रूप नहीं था। धर्म का टैक्स लगता था। कितनी मान्यता हमारी परंपराओं के भीतर कि अपने कमाई का एक हिस्सा हर हालत में धर्म के लिए प्रदान करना, पहले से बना हुआ। और इसलिए बना हुआ है कि कई बार तो यह धारणा आई कि दोनों की आमदनी का अंतर क्या हो। टैक्स जो पे करता है उसकी आमदनी और नीचे से गरीब तबके की आमदनी का अंतर क्या हो, ये भी अवधारणा बनी हमारे यहाँ, ये भी अवधारणा। और इसीलिए अभी भी कई धार्मिक संस्थाओं में, कई धार्मिक काम करने वालों के बीच में अपने से स्वतः उनको उस चलाने के लिए वो टैक्स के बतौर, या उसको ये कहिए कि किसी रूप में उसको जाकर के जमा करते जिम्मेदारी समझ कर। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग होती है, उसको भी जनता में पैदा करने का काम आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये भी करने की आवश्यकता है, ये करना चाहिए। वैसे भी इनकम के सिद्धांत पुराने हमारे जो विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, उन्हें एक बड़ा सिद्धांत दिया। उन्होंने 50-30-20 का फार्मूला दिया, 50-30-20। यदि हमारी आमदनी 1 रुपए है तो कैसे बंटवारा करना? 50 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे किसके लिए करना? 50 पैसे जीवन के लिए, 30 पैसा जिंदगी के लिए और 20 पैसा जिंदगानी के लिए। 50 पैसे जीवन के लिए मतलब हुआ कि हम जीवित रहें, हम खा पी सके, हम ठीक से कर सके, परिवार चला सके। 50 पैसे इसमें खर्चा करना। अब 30 पैसे किसमें खर्चा करना? सुविधा। हमको मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, 30 पैसे उसमें हो जाए। अब 20 पैसा जिंदगानी के लिए, मैंने जिसको बघेली में कह सकते हो, यहाँ की भाषा में आरब दरब के लिए। आवश्यकता पड़ने पर कभी कोई जरूरत पड़ जाए, इसलिए उसको रोक के रखना।
2 वर्षों के बाद हज करने जा सकेंगे भारतीय नागरिक। शुरू हुई आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2022 में होने वाली हज यात्रा के लिए आवेदन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2022 में होने वाली हज यात्रा के लिए आवेदन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रीवा के उर्दू हिंदी स्कूल में हज यात्रियों के फॉर्म ऑनलाइन भरवाए गए। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्षों से भारतीय मुस्लिम हज पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अब हज को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है और शनिवार से हज पर जाने वालों के आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2022 में हज पर जाने के लिए हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शनिवार से भरने शुरू हो गए हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। हज पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा, साथ ही उसका प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022 में होने वाली हज यात्रा के लिए आवेदन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रीवा में छोटी दरगाह के पास संचालित उर्दू हिंदी स्कूल में वहीदुन मेमोरियल हेल्थ सोसाइटी द्वारा हज यात्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्षों से भारतीय मुस्लिम हज पर नहीं जा पा रहे थे। अब 2022 के लिए हज को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.government.in व मोबाइल पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के हज ऐप पर हज आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं। हज आवेदन के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 70 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोग भी हज पर जा सकेंगे। इस बार महिलाएं बिना महरम के भी हज पर जा सकेंगी। हज के आवेदन के लिए कोरोना वैक्सीन का प्रमाण पत्र भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही कोरोना की जो गाइडलाइन होगी उसका पालन करना भी अनिवार्य होगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में हाजी कलीम खान, अध्यक्ष वहीदुन मेमोरियल हेल्थ सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से शिविर तो लगाए गए थे, लेकिन हज नहीं हुआ था। इस बार भी शिविर लगाए जा रहे हैं और ये बात बहुत साफ नहीं है कि हज होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्रक्रिया चालू है और उम्मीद है पूरी कि इस बार शायद अल्लाह की मर्जी रही तो ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। कितने शिविर लगाए जा चुके हैं? अब हम 2002 से लगातार अभी शिविर लगा रहे हैं। करीब 20वां शिविर है करीब। तो इस बार अभी शिविर में कितने लोगों ने पंजीयन कराया? अभी 15 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अभी वो वक्त है भी आने से, उम्मीद करते हैं कि 25 आदमी तक जो है भरेंगे। अभी ये जो थोड़ा सा जो नंबर कम है, इसकी वजह ये है कि लोगों को अभी भी जो बात मैं बता रहा हूँ कि बहुत पक्का नहीं है, फिर भी अभी 30 जनवरी लास्ट डेट है। हमारी उम्मीद है कि कम से कम 50 लोग ज़रूर भर देंगे फॉर्म। जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जैसे वैक्सीन है और भी कुछ? हाँ, इसके जाने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है और क्या नाम से बाकी फॉर्म में जो फॉर्मेलिटीज़ है, पासपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी अभी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये है, कोरोना का जो गाइडलाइन है, अगर हज होता है तो पूरे फॉलो करेंगे। तो उसमें जैसे क्वारंटाइन वगैरह है, ये सब हो जाएगा। अगर होगा तो उसके साथ ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में सऊदी अरेबिया के बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया, लेकिन सऊदी अरेबिया के लोगों को बुलाया गया। पहले साल 13,000 लोगों को हज कराया गया और दूसरे पिछले साल 60,000 जो सऊदीया के रहने वाले उनको कराया गया। और सबसे अच्छी बात थी, 13,000 होने के बाद भी और 60,000 होने के बाद भी एक भी आदमी को कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये उनके इंतज़ाम की सबसे बड़ी अच्छी बात है। ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है बाहर के देशों में, क्या? हाँ, अगर अभी फ़िलहाल सऊदी में तो कुछ नहीं है। अगर होगा तो उसके बाद निर्णय वो लेंगे कि करना है कि नहीं करना है। कब जाएंगे मतलब? ये जून के लास्ट वीक को जाएंगे, जुलाई में जाएंगे। ये शिविर में कब तक चलना है? ये शिविर अभी आज चलेगा, लेकिन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन चलती रही। कैंप लगाने का ये शिविर है और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा कैंप भी लगाया जाएगा। शुभ नाम आपका? पूर्व सैनिकों के लिए संभाग स्तरीय CSD कैंटीन का हुआ उद्घाटन। आज से पूर्व सैनिकों के लिए शुरू हुई CSD कैंटीन की सुविधा। आपको बता दें कि सामान्यतः CSD कैंटीन उन जिलों में खोली जाती है जहां सैनिक छावनी होती है, लेकिन रीवा जिले के लिए एक लंबे समय से CSD कैंटीन की मांग चल रही थी। इसके लिए शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप आज CSD कैंटीन का उद्घाटन किया गया। पूर्व सैनिकों के लिए रीवा में CSD कैंटीन का शुभारंभ आज हुआ।
मध्य भारत जोन के जेओसी मेजर जनरल एस मोहन विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि AK श्रीवास्तव द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, रिटायर्ड कर्नल P गंगा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बोदाबाग स्थित इस HS कैंपस में कैंटीन उद्घाटन के अवसर पर भारी संख्या में पूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि लंबे समय से भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कैंटीन खोलने की मांग की जा रही थी। ये कैंटीन खुलने से रीवा सहित आसपास के जिले के भी भूतपूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि अभी तक पूर्व सैनिकों को सुविधा का लाभ लेने के लिए इलाहाबाद, जबलपुर कैंटीन जाना पड़ता था। इस कैंटीन के खुल जाने के बाद रीवा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। आइए सुनते हैं मध्य भारत जोन के जेओसी जनरल एस मोहन से प्राप्त जानकारी के अंश। जेओसी साहब की तरफ से खासकर आई वांट टू थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं सैनिक को और आप लोग जो प्रेस से हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो कई सालों से एक डिमांड था पूर्व सैनिक का या एक कैंटीन का, वो आज इनॉग्रेट हो पाया। यहाँ की जो पॉलीक्लिनिक बहुत अच्छा काम कर रही है वेटरन्स को सपोर्ट करने के लिए, और कर्नल श्रीराज जो हमारे OAC पॉलीक्लिनिक है वो आपको बताएंगे किस तरीके से ये पॉलीक्लिनिक एक छोटा सा फैसिलिटी से काफ़ी इम्प्रूव्ड फैसिलिटी बन गया है। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि रीवा का जो प्रशासन, द कलेक्टर जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं इधर, और ज़िला वेलफेयर अधिकारी इधर जो है हमारे साथ है, और जो पॉलीक्लिनिक के स्टाफ हैं और सारे वेटरन्स मिलके काम किया है। इसका नतीजा है कि पॉलीक्लिनिक हर दिन इम्प्रूव होते जा रहा है। एंड मीडिया से मैं पूरी इस क्षेत्र के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन सबको बताना चाहूँगा, आप सबको एक हैप्पी विजय दिवस के संदेश भी देना चाहता हूँ। 1971 इंडो पाक वॉर का जो हमारा भारत का जो शानदार विजय हुआ था, उसका स्वर्णिम विजय वर्ष अभी दिसंबर 16 ख़त्म हुआ है। पिछली एक साल में पूरी देश को महत्वपूर्ण विजय का जो संदेश किस तरीके से मिला, कैसे देश के हर नागरिक, हर संस्था, आर्म फोर्सेस मिलके सब एक साथ मिलने के बाद ऐसे विक्ट्री प्राप्त हुआ 71 में, इसका सबको एक संदेश दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में भी अगर कोई परिस्थिति देश के सामने होता है, पूरी देश इकट्ठा होकर किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है, उसका प्रेरणा हमें 1971 से हमेशा मिलता रहेगा। हैप्पी विजय दिवस टू ऑल ऑफ यू। अब रीवा से जल्द ही एक रेवांचल ट्रेन की जगह 2 ट्रेनें लगाएंगी राजधानी की दौड़। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रखी बात। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा, रोज चलेगी नागपुर गाड़ी, मुंबई से रीवा के लिए भी दौड़ेगी ट्रेन। आपको बता दें कि रीवा से महानगरों सहित धर्मस्थलों को ट्रेन मार्ग से जोड़ने के लिए सपने थे, वो अब जल्द ही पूरे हो सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि रीवा से अब रेवांचल ट्रेन के साथ एक डुप्लीकेट रेवांचल ट्रेन का प्रस्ताव उन्होंने रख दिया है, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया, जहां रेवांचल ट्रेन को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भले ही समय 9:45 कर दिया जाए, पर गाड़ी को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से ही चलाया जाए। इधर चित्रकूट करवी धाम के लिए आनंद विहार को रीवा से मानिकपुर हजरत निजामुद्दीन तक ले जाने की बात विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित टैक्स कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विधानसभा में नवाचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नागपुर चलने वाली ट्रेन को रेगुलर करने की मांग मैंने उठाई है, जिसमें सहमत बनी है। उन्होंने बताया कि रीवा से बॉम्बे के लिए मांग की गई है, साथ ही आनंद विहार ट्रेन को चित्रकूट से ले जाने की बात की गई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एक्शन मोड पर देखे गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान एक दिन विशेष तौर पर नए विधायक एवं महिलाओं के लिए रखा गया है। विधानसभा में 22 को केवल उन्हीं की बातों पर चर्चा होगी। प्रस्तुत है गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का आपने भ्रमण किया है और इसके साथ रेवांचल ट्रेन को 1 नंबर और 6 नंबर प्लेटफॉर्म से चलाया जा रहा है। ना एक ही नहीं, उसमें रेलवे के बारे में कई चीज़ें मैंने कही है। एक तो रेवांचल को 1 नंबर से लेना, उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि वो आगे वाल एक्सप्रेस निकलती है दिल्ली के लिए, उसको लगाना पड़ता। उनका कहना था कि जब हम रैक लाते हैं तो हमको 30 मिनट चाहिए, वो मिलता नहीं।
उसका विकल्प हमने उनको दिया कि हमारी गाड़ी 9:45 चला दो पर 1 नंबर से चलाओ। न केवल ये कहा, मैंने ये कहा कि रेवांचल के लिए एक हमको क्लोन या डुप्लीकेट रेवांचल चाहिए। जो आप स्पेशल फेस्टिवल का चलाते हो उसकी जगह में उसको रेगुलर कर दो, उसमें भी सहमत बनी है। तीसरा मैंने ये कहा कि जो नागपुर को गाड़ी जाती है इसको डेली करो। उनकी समस्या ये है कि यहाँ पर रीवा में वासी पीठ है, अनुरक्षण का स्थान नहीं है, तो हमने कहा उसका अनुरक्षण नागपुर में कराओ, वाशिंग यहाँ कराओ, उसको डेली करो, उसमें भी सहमत बनी है। तीसरा मैंने ये कहा है कि ये जो जबलपुर आती है ओवरनाइट, यदि आपको अलग से नहीं देना, उसी को यहाँ तक ले आओ रीवा तक। एक रीवा से बम्बई चाहिए अपने गाड़ी, वो मैंने उनको कहा है। तीसरी बात ये जो रीवा से आनंद विहार जाती है, तो उनका जब मैंने पहले पत्र लिखा था तो उनका जवाब आया था कि इलाहाबाद के यात्रियों को असुविधा होगी। तो कल मैं रिकॉर्ड के साथ गया था, इलाहाबाद से दिल्ली जाने वाली 46 गाड़ी है, 46 गाड़ियाँ इलाहाबाद से दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ 24 आवर्स में। तो यात्रियों को क्या असुविधा होगी? 46 गाड़ियों में यदि उनका काम नहीं चलता तो एक गाड़ी से क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने उनको कहा कि चित्रकूट में करबी धाम के लिए कोई गाड़ी रीवा वालों की नहीं है, तो आनंद विहार को रीवा से मांदीपुर होकर के चित्रकूट ले जाओ और चित्रकूट से या ग्वालियर झांसी होकर के हज़रत निजामुद्दीन ले जाओ, तो हमको भारी सुविधा मिलेगी। इस तरह की बातों को मैंने कहा। वहाँ विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं, इस बार क्या नवाचार करने वाले हैं? नवाचार तो बहुत करेंगे इस बार। देखना आप, प्रश्नकाल को थोड़ा सा दूसरी दिशा में मोड़ने का काम किया है सर। ललितपुर सिगरौली रेल लाइन में भी, और दूसरा ये काम किया कि एक दिन फिर 22 तारीख को हमारे नए विधायकों का महिलाओं का डे होगा, उस दिन केवल उन्हीं के प्रश्न आएंगे। इस तरह के तमाम सारे प्रयास कर रहे हैं। सचिन यादव के लाइन इसमें भी विलम्ब हो रहा है। सचिन यादव के मसले पर क्या निर्णय होने वाला है? सचिन यादव ने सचिन बिरला उसका निर्णय मैं जल्दी करने वाला हूँ। मैंने फाइल देख ली है, सब देख लिया है, अध्ययन कर लिया है। क्या निर्णय में आप सुन लोगे, 1-2 दिन के भीतर उसका निर्णय आ जाए। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। शहर के 2 चौराहों में आने वाले दिनों में हर गाड़ी के नंबर प्लेट रिकॉर्ड होंगे। जल्द ही स्वचालित नंबर प्लेट पहचान व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए आवश्यक उपकरण जल्द ही लगाए जाएंगे। पहले चरण में ये व्यवस्था सिरमौर चौराहा और कॉलेज चौराहा में लागू होगी। रीवा शहर में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने और रेड लाइट जम कर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों को जल्द ही यातायात नियमों को तोड़ने की आदत यदि नहीं बदली तो आने वाले दिनों में वो किसी भी कीमत में बच नहीं पाएंगे। शहर के 2 प्रमुख कॉलेज चौराहा और सिरमौर चौराहे में ऐसे उपकरण लगाने की तैयारी पुलिस करने जा रही है, जिससे हर गाड़ी के नंबर प्लेट को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए एक मशीन लगाई जा रही है जिसका नाम है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट एक्नाइजेशन मशीन, जो वाहनों के नंबरों को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगी। आपको बता दें कि इन दोनों चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो सिग्नल नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन ANPR सिस्टम लागू होने के बाद इस तरह की मनमानी करने वालों को पकड़ना अब आसान हो जाएगा। अत्याधुनिक कैमरे नंबर प्लेट की पहचान रिकॉर्ड कर लेगा। इस सिस्टम से अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा और अपराधियों की पहचान कर उनको पकड़ा जा सकेगा। साथ ही वाहन चोरी की घटनाओं में यह सिस्टम कारगर साबित होगा। इन चौराहों में लगे अत्याधुनिक कैमरों से गाड़ियों की पहचान करना आसान होगा। दुर्घटनाओं के बाद भाग रहे वाहनों का भी लोकेशन लिया जा सकेगा। इसी तरह लूट आदि की घटना करने के बाद भागने वाले वाहनों की अब पहचान की जा सकेगी। ANPR सिस्टम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले अब बच नहीं पाएंगे। चौराहों में लगे अत्याधुनिक कैमरे में रिकॉर्ड नंबर प्लेट की छानबीन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से होगी। इसके बाद नियम तोड़ने वालों तक ई-चालान पहुंच जाएगा। आइए सुनते हैं मनोज वर्मा DSP यातायात से प्राप्त जानकारी के अंश। नगर निगम के माध्यम से एक ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें सिग्नल तोड़ने वाले, गलत नंबर प्लेट या कार्रवाई नहीं करने के संबंध में इनको जो है मशीन ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगी। उसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। उसमें जेब्रा क्रॉसिंग तोड़ रहे हैं या कोई वाहन चोरी हुआ है तो उस चौराहे से अगर निकलते हैं तो वो पूरे वीडियो फोटो के साथ चिन्हित हो जाएंगे और वाहन चोरी पे रोकथाम होगी और अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी। कब तक में ये चालू होगा? ये नगर निगम ने इसको ये लगवा रहे हैं और इसका टेंडर प्रक्रिया नगर निगम द्वारा प्रारंभ की गई है। ये बहुत ही जल्दी इसी अगले माह के अंत तक ये इंस्टॉल हो जाने की उम्मीद है।
कुछ समय से पहले गाड़ियाँ पहले बढ़ जाती हैं, रूल तोड़ते हैं, अब वो उसी के लिए देखिए हर जगह मैनुअली नहीं हो सकता, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगी, इसमें ऑटोमेटिक सर्वर में वो नंबर आएंगे जिनको जो है ई चालान जिसको कहते हैं उसके माध्यम से इनके चालानी कार्रवाई की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।